सेक्रेटरी डीपी साहब और तमाम वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी और हमारे दो मित्र नेतागण जो वहाँ बैठे हैं। हमारी ऐसी सोच थी कि चूंकि दो लीडर्स वहाँ फिजिकली मौजूद हैं और 4 मौजूद नहीं हैं, तो जो फिजिकली वहाँ मौजूद है उनसे अगर बात समाप्त कर लें आप, तो मेरे ख्याल से फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके बाजू में ही है सब, उनको इग्नोर करके आप देखिए, कल मुझे ये आपकी तरफ से ही एक ऐसा पत्र मिला जिसमें मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने मिलकर ये क्रम निश्चित किया होगा। तो आप वर्चुअल मोड में हैं और यहाँ फिजिकल है। फिजिकल में क्या होता है कि हम सिर्फ आगे एक दूसरे के सिर्फ बात ही नहीं सुनते हैं, हम हाव भाव परिस्थिति को आकलन करते रहते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि आपकी तरफ से कहा गया कि कोरोना की वजह से ट्रेवलिंग करना आपके लिए संभव नहीं था, तो एनीवे मेरा तो आग्रह रहेगा कि आपसे ही हम चर्चा की शुरुआत करें। ठीक है। आपने कोरोना का जिक्र किया। आज दिल्ली में पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा है, 5,673 इफ आई एम करेक्ट। पाठक जी, मैं एक बात आपको और कहूंगा कि दिल्ली में आज कोरोना का भय नहीं है। आज दिल्ली की सड़क पर आप जाएंगे तो मुझे जनवरी महीने में अपने घर तक पहुंचने में जो वक्त लगता था उससे 10 मिनट ज्यादा ही लगता है। आज दिल्ली के मार्केट और दिल्ली की मेट्रो और दिल्ली का ट्रैफिक और दिल्ली के ऑफिस, दिल्ली के सारे काम नॉर्मल हो चुके हैं। और मैं तो अपने देशवासियों को, दिल्ली वासियों को बधाई दूंगा कि वो कोरोना का भय होते हुए भी अपने को कैसे बचाकर इसका सामना कर रहे हैं। और ये दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है, उसमें 5,000 तो कुछ भी नहीं है। और आज हमारे अस्पतालों में डॉक्टर है, बेड है, सारी तैयारियां हैं, तो है नहीं है लोगों में। हाँ, जैसे फ्लू होती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, उसका इलाज हो जाता है। तो ईश्वर की कृपा से कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है दिल्ली में। एनीवे, लेकिन आपकी उम्र देखते हुए मैं जानता हूँ कि ज्यादा उम्र वालों को कोरोना का भय ज्यादा सताता है और ये प्रूवन है मेडिकली। तो इसीलिए हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप अपनी बात आगे रखिए। ठीक है सर। सभी उपस्थित मीटिंग में सभी लोग जो हमारे वर्चुअल में भी हमारे श्रीनिवासन और श्री कुमार और साधु सिंह जी हैं, और आप सभी हजरात, हम पिछले दिनों काफी कुछ हमने कहा है और मैं उन किसी भी, जैसा कि आपने भी कहा, तो कोई बात को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन सीएलसी ने जो रेफर किया है वो स्ट्राइक नोटिस के संदर्भ में रेफर किया है और 3 एजेंडे हमारे हैं। तीनों एजेंडा अलग करके नहीं देखा जा सकता। तीनों एजेंडे एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर हम कहें कि पहला एजेंडा में हमने फैसला ले लिया है, तो पहले के साथ दूसरा जुड़ा है, दूसरे के साथ तीसरा जुड़ा है। अगर पहले का फैसला हो गया तो दूसरा तीसरा में कोई मतलब नहीं है, फिर तो एक डिसएग्रीमेंट करके भेज देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। हमने जो हमारे तरफ जो चिट्ठी दी गई है, पहले तकरीबन 20 पत्र हमने दिया अप टू राष्ट्रपति। मुझे खेद है, इस संबंध में हमको कभी कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मजबूरन ये पत्र हमने 27 तारीख को लिखा। उसके संदर्भ में आपने बहुत सारी बातें लिख के तो नहीं दिया आपने अभी तक, लेकिन बहुत सारी बातें आपने अभी कही उसी संदर्भ में, उसे अलग हट के नहीं कहा। जाहिर है हमको बहुत कुछ इसमें समझ में आया। तो हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, हम कोई ये पत्र जब आपने पढ़ ही लिया है तो इससे कुछ भी उद्धृत करने का हमको जरूरत नहीं है। डिमांड भी आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर आगे अगर कोई बात होगी तो हम अपनी बात जरूर बीच में कहने का कोशिश करेंगे आपको। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है
कि कॉर्पोरेटाइजेशन की मंजूरी हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास स्ट्राइक बैलेट में एंटी कॉर्पोरेटाइजेशन का पब्लिक का मैंडेट है। एंटी कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए पब्लिक का मैंडेट है फॉर गोइंग टू स्ट्राइक। नंबर 2 सर, हम सीएलसी में नहीं गए। हम सीएलसी में नहीं गए। सीएलसी में आप लोग गए, यानी मंत्रालय गए। अब सीएलसी ने हमारे हड़ताल पे प्रतिबंध लगा दी। ठीक है, अपना अपना नजरिया है। क्योंकि कानून का सवाल है तो हमने कानून का पालन किया। लेकिन कुछ घटनाक्रम इन दिनों हुई जो बड़ा वेदनादायक है, बहुत पीड़ादायक है। मैं आपको बताऊं, मैंने आज आपने कहा, ऐसा लगा जैसे मलहम लगाए हैं आप हमारे ऊपर। अच्छा लग रहा था कि हम आपके साथ हैं। लेकिन हड़ताल के पहले 2-4 दिनों में रक्षा मंत्रालय से जिस तरह का परिपत्र जारी हुआ अपने कर्मचारियों के खिलाफ, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारी सेवा शर्त बिगड़ जाएगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे, इस टाइप का हिंदी में अगर हम अपने बोलचाल की भाषा में बोले कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, इस तरह का एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को खुलेआम धमकी दी। इससे इसको कोई नकार नहीं सकता। मैं बहुत सारे हड़तालों का सर संचालन किया हूं, कुमार साहब, सेक्रेटरी डीपी साहब, और बहुत सारे सफल हड़ताल किए हैं और बोनस भी लिया, लड़के लिया। लोग कहते थे कि बोनस नहीं मिलेगा, उस बात का दुख नहीं था कभी। आज तक मलाल नहीं था कि ठीक है सभी लोगों को मिला। जो लोग हड़ताल में शामिल होते थे उनको भी मिलता था, जो नहीं होते थे उनको भी मिलता था। अगर हम पे कमीशन में हड़ताल करते थे तो सबसे ज्यादा मंत्रालय को पैसा मिलता था, ग्रुप ए को मिलता था, आईएएस को मिलता था। हम लोगों को क्या मिलता था? कुछ नहीं, जो मिलता था वो समझ, आपको भी मालूम है। लेकिन अफसोस रहेगा, ये इस उम्र में भी इस बात का अफसोस रहेगा कि मंत्रालय का नजरिया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन को नहीं दर्शाता था। वो एक ऐसा दर्शाता था कि हम एक साथ है ही नहीं, हमको कटघरे में खड़ा किया गया। बहुत पीड़ा है इस बात का मुझे, और रहेगा भी। उसको मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी दौरान कुछ डरपोक लोग, कावर्ड लोग, जो लड़ाई में हमारे साथ मीटिंग में आते थे, उन्होंने सरकार के सामने सरेंडर किया। बोला कि हम हड़ताल के दिनों में अंदर जाएंगे और जाके वहां पर भूख हड़ताल करेंगे। मैं खुल के बोलता हूं, ऐसे लोगों के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हम लड़ाई लड़ रहे थे जो लड़ रहे थे। और उन्होंने वो दलील बहुत तरह के दिए कि हम सिग्नेटरी नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। दिस ऑल इट वॉज इन हिज प्लेस। उस पर अब डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता हूं। इतना जरूर कह सकता हूं कि सोने की लंका को सिर्फ राम ने बर्बाद नहीं किया था, उसमें विभीषण का भी उतना ही हाथ था। सिर्फ रामचंद्र नहीं थे उसमें हिस्सेदारी। बिना विभीषण का सोने की लंका बर्बाद नहीं हो सकती थी। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बर्बादी में ऐसे ही विभीषणों का, ऐसे ही जयचंदों का बहुत बड़ा हाथ है सर। आप आज हैं, नहीं रहेंगे, 2-3 साल बाद आप चले जाएंगे। मैंने पता नहीं कितने सेक्रेटरी में गिन के भी नहीं बता सकता हूं कि कितने डिफेंस प्रोडक्शन, और कितने प्रोडक्शन तो बाद में आया, पहले डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, के साथ इंट्रोडक्शन किया हूं। हम कॉर्पोरेटाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं, जो आखिरी वक्त तक रहेंगे, आखिरी वक्त तक रहेंगे। उसमें हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल क्लियरली सबके दिमाग में समझ में आना चाहिए कि हम अगर कोई कहे कि कॉर्पोरेटाइजेशन में आपको क्या क्या फायदा होगा, उस पर आप चर्चा करें। ये एक आपका सुझाव है, सुझाव आपका सिरोधार्य है। मैं नतमस्तक होकर उस सुझाव का ग्रहण करता हूं और बहुत अदब के साथ कहता हूं कि हम मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं कि हमने सारे कॉर्पोरेटाइजेशनों का हाल देखा और हम जानते हैं कि आज इस डिपार्टमेंट में 50% से ज्यादा एम्प्लॉय जो हैं वो
नए नौजवान पीढ़ी है जो 50 से कम उम्र के हैं, इनकी नौकरी आज दांव पे लग जाएगी। आपकी मंशा ये जरूर होगी कि किस तरह इनके साथ कुछ समझौता करके कुछ लोगों को हल्का कर दिया जाए, अदरवाइज कॉर्पोरेशन होगा भी नहीं। आपने खुद ही बोला कि जो फैक्ट्रियां रिवाइवल के लायक नहीं है उनके हितों की कैसी रक्षा हो। हमने अपनी चिट्ठी में ये दर्शाया है, और आपने भी अभी कहा, तो जाहिर है ऐसे लोग कहां जाएंगे? दे ऑल हैव टू गो आउट। आप कोई पैकेज देंगे, कोई चर्चा करने वाले कुछ पैकेज मांगेंगे। नहीं पाठक जी, सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपनी बात को मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। हाँ सर। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। सर नहीं सर, माफ करें सर, क्षमा करें सर। देखिए, सुनिए जी। अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पे आप जैसे सुन रहे हैं, यहाँ पर और 15 लोग बैठे हुए हैं, वो सभी युवा सुन रहे हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना विचार बदलें। सबको अपना विचार रखने का अधिकार है, राइट। तो अगर आपका विचार है कि कॉर्पोरेशन नहीं होना चाहिए, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। तो प्लीज आपको मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस तरह से पद नहीं है, तो ये विचार हमने आपका यहाँ पर उसकी है नोट करी है जी। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, उस पर अगर आप अपना हमें सजेशन देंगे तो मुझे बहुत खुशी। हाँ ठीक है, गुड। यहाँ पर गुड, ओके। यहाँ पर हम सब लोग 15-20 लोग ही है। अंडरस्टूड। 15-20 लोगों में से आप मेरा विचार बदल देंगे, मैं आपका विचार बदल दूंगा, ये कहने के लिए हम कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल रेशनल व्यक्ति की वजह से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। अब आप सुझाव के बारे में बात करते हैं। सुझाव भी हमारे इस पत्र में, वो सुझाव बहुत साफ है कि आप पहले हमको मौका दीजिए, अदर देन कॉर्पोरेटाइजेशन। 5 साल आप हमको बजटरी सपोर्ट दे रहे हो, हमारा बिल्कुल ओपन सुझाव है कि 5 साल आप कॉर्पोरेटाइजेशन को बजटरी सपोर्ट दे रहे हो, वही बजटरी सपोर्ट 5 साल हमको दीजिए। 30,000 के टारगेट का सवाल आपने उठाया, उसको हमको दीजिए। अगर हम 5 साल नहीं कर सकते हैं इसको, आपके टारगेट को 5 साल में मीटअप नहीं कर सकते, तो आप जो भी निर्णय लेंगे सर आंखों पे हो। उस समय जो भी निर्णय लेंगे, एक मिनट बताइए। 5 साल आपने बोला हम इस पे